सभी लोग आ चुके हैं अनुष्का एकेडमी ग्वालियर में। आज सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि आज की क्लास CDP बाल विकास पेडागोजी की महामैराथन क्लास रखी गई है। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आ जाएं सभी लोग। पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है? अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाहें। सभी लोग जल्दी से कमेंट करें कौन सा इसका ऑप्शन सही लग रहा है आप लोगों को। जल्दी से कमेंट करें सभी लोग। विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है? अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाहें। तो ये होती है किशोर अवस्था। अगला प्रश्न है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास के बारे में कौन सा सही नहीं है? जल्दी से बताएं सभी लोग, कमेंट करें। विकास का कौन सा क्रम सही नहीं है? विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास एक खास क्रमानुसार चलता है, ये बात सही है। विकास विभेदन व एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है, ये भी बात सही है। विकास पैर से सिर की दिशा में होता है। विकास केंद्र से बाहर की दिशा में होता है, केंद्र से बाहर की दिशा में अग्रसर होता है, ये भी बात सही है। लेकिन विकास सिर से पैर की ओर होता है, लेकिन पैर से सिर की ओर नहीं होता है, तो यही गलत है। आपसे पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर है सी। अगला प्रश्न है, बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है? बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है? सभी लोग जल्दी से कमेंट करें कौन सा कारण है। बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है? केवल व्यक्ति के वंशानुगत गुण? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। केवल पालकों के पालन पोषण का तरीका? ये भी गलत है। आनुवांशिकता व पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया? इसका सी इसका राइट आंसर। कि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण है आनुवांशिकता व पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण। सामाजिकरण कैसा होता है? कमेंट करें सभी लोग। सामाजिकरण के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? सामाजिकरण रैखिक व निश्चित प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत है। सरल व एकायामी प्रक्रिया है, ये भी गलत है। जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया है। अन्वय व सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सामाजिकरण होता है जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया। अगला प्रश्न, जीन पियाजे ने सुझाव दिया कि कौन सा सुझाव दिया जीन पियाजे ने? जल्दी से बताएं कौन सा सुझाव दिया था जीन पियाजे ने? जीन पियाजे ने सुझाव दिया, बच्चे एक खाली स्लेट के रूप में पैदा होते हैं और जन्म के समय नासमझ होते हैं।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था। बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, ये भी नहीं कहा था। भाषा विकास को सुसज्ज करती है, ये भी नहीं कहा था। तो जीन पियाजे ने सुझाव दिया था कि बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं और सीखते हैं, ये इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से युग्म का मिलान सही है, सही मिलान वाला युग्म बताएं कौन सा है। जल्दी से कमेंट करें सभी लोग, कौन सा ऑप्शन सही है। शिशु अवस्था 6 से 11 साल होती है, गलत है। मध्य बाल्यावस्था 26 साल होती है, ये भी गलत है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 साल से अधिक होती है। पूर्व संक्रियात्मक चरण जन्म से 2 होता है, ये भी गलत है। आंसर इसका है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 साल से अधिक होती है। सी इसका सही राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है। बताएं कौन सी आलोचना है। सभी लोग कमेंट करें कौन सी आलोचना नैतिक कोहल वर्ग की है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास की है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है। तो यह नैतिक विकास का एक निश्चित क्रम नहीं है, ये नहीं है। यह प्राकृतिक स्थितियों में बच्चों के सहभागी अवलोकनों का उपयोग करता है, ऐसा बिल्कुल। यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। यही आलोचना कोहल वर्ग के नैतिक विकास में की गई है। लेव वाइगोस्की का मानना था कि बच्चे कैसे होते हैं। जल्दी से सभी लोग कमेंट करें, लेव वाइगोस्की का क्या मानना था कि बच्चे किस प्रकार होते हैं। लेव वाइगोस्की का मानना था बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें उपयुक्त भौतिक इनाम प्रदान किया जाए। तो ये बिल्कुल भी नहीं कहा था वाइगोस्की ने। बच्चे उद्दीपन व प्रतिक्रिया का अनुकूलन करके सीखते, ये तो थॉर्नडाइक ने कहा था। बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं, तो ये कहा था लेव वाइगोस्की ने कि बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्व दिया है। भाषा, कैलेंडर, कैलकुलेटर, मोबाइल किसे दिया है। तो सभी लोग कमेंट करें जल्दी से, वाइगोस्की ने किसको दिया है महत्व। लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में भाषा जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्व दी है। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए। प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए, कमेंट करें जल्दी से सभी लोग। आप लोग सभी लोग जल्दी से आंसर निकालें, कौन सा इसका आंसर। प्रगतिशील कक्षा में
बच्चों का सीखना इनाम व सजा के प्रयोग से नियंत्रित होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बच्चों को सख्त निगरानी में रखना चाहिए व अनम पाठचर्या अपनानी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सीखने को सुसाधित करने के लिए वेदन व अभ्यास की विधि का पालन करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक प्रगतिशील कक्षा में सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होना चाहिए। डी इसका परफेक्ट आंसर इसका। अगला प्रश्न है, कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं? जल्दी से सभी लोग आंसर बताएं इसका क्या है। कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं? इसे कहते हैं अंतःव्यक्तिक बुद्धि। अगला प्रश्न है, शिक्षकों का कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता पक्षपात कम करने में मदद करेगा? सभी लोग आंसर निकालें इसका। शिक्षकों का कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता पक्षपात कम करने में मदद करेगा? कक्षा में केवल लड़कों को बाहरी कुर्सी मेज उठाने को कहना, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। खेल के लिए गुड़िया व घर केवल लड़कियों को देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखभाल करने वाले व्यवसायों का जिक्र केवल औरतों के संदर्भ में करना, ये भी गलत। सभी जेंडर में स्वायत्तता व सहानुभूति के गुण विकसित करना, ये सबसे अच्छा तरीका है जेंडर रूढ़िवादिता पक्षपात कम करने का। अगला प्रश्न है, कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता है? सभी लोग जल्दी से इसका आंसर निकालें। कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता है? व्यवहारवादी, सूचना संक्रमण, सामाजिक सांस्कृतिक, मनोगतिशील। कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता है? सामाजिक सांस्कृतिक। अगला प्रश्न, कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी रणनीति नहीं है? कौन सी रणनीति नहीं है? 4 ऑप्शन में से आप लोगों को कौन सा लग रहा? जल्दी से आंसर बताएं सभी लोग। कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी रणनीति नहीं है? छात्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का पता लगाना, छात्रों की विभिन्न पृष्ठभूमियों के अनुरूप शिक्षा शास्त्र, ऐसे विविध उदाहरण प्रदान करना जो सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण हो, निर्देशों के मानक सेट का उपयोग करना और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ये प्रभावी रणनीति नहीं होती है कि अनदेखा कर देना किसी को। आंसर इसका डी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए? आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए? जल्दी से सभी लोग कमेंट करें, आंसर इसका निकालें कौन सा है, जल्दी से दें आंसर। निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए? मानकीकृत, व्यापक, रचनात्मक, गुणात्मक। निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए? तो रचनात्मक विशेषता होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? जल्दी से बताएं सभी लोग। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? समावेशी शिक्षा में बाधा मुक्त वातावरण का प्रावधान होना चाहिए और योग्यताओं के आधार पर बच्चों का पृथकीकरण, ये गलत है। बच्चों की पहचान कर उनका उपयुक्त नामीकरण करना, ये भी गलत है। पाठ्य पुस्तकीय अनुभवों पर शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों में लचीलापन, ये सही है। तो पहला और चौथा इसका आंसर बनेगा ए। अगला प्रश्न है, छात्रों के विविध समूह के साथ बातचीत करते समय एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? तो कौन सा नहीं करना चाहिए ये आप लोगों को बताना है। जल्दी से सभी लोग बताएं, इसका आंसर निकाल कर बताएं कि कौन सा नहीं होना चाहिए। छात्रों के विविध समूह के साथ बातचीत करते समय एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? बहस और चर्चा को प्रोत्साहित ये तो करना चाहिए। अपने स्वयं की पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों पर चिंतन, ये भी करना चाहिए। एक समान पाठचर्या और मानकीकृत मूल्यांकन का पालन, ये नहीं करना चाहिए। और व्याख्यान पद्धति को एकमात्र शैक्षणिक रणनीति के रूप में अपनाना, इसका आंसर कौन है? आंसर इसका सी है, ये नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अभिकथन और तर्क दिया गया है, दोनों को पढ़ें, फिर इसका बताएं कि कौन सा आंसर आप लोगों को लग रहा है कि सही हो सकता है। अभिकथन दिया है कि पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों के सीखने को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को पुस्तकों के अलावा विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए व उन्हें लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय देना चाहिए। और इसका तर्क है कि पठन वैकल्य की चुनौती वाले विद्यार्थियों को पढ़ने में कठिनाई होती है। दोनों ही सही हैं, ए और आर। इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला प्रश्न है, कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की मदद करेगा? कौन सा ऑप्शन है जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी उनकी मदद करता है और कर सकता है? बताएं जल्दी से सभी लोग कमेंट में कि कौन सा इसका आंसर है।
कौन सा उदाहरण साइकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की मदद करेगा? हेडफोन, इससे बिल्कुल भी नहीं होगा। दृष्टिबाधित चित्र आधारित वर्कशीट, ये भी नहीं होगा। श्रवण में मदद करने का उपकरण, ये भी नहीं होगा। तो सबसे अच्छा विकल्प है पढ़ने व लिखने के लिए ब्रेल लिपि, ब्रेल प्रणाली का प्रयोग, क्योंकि दृष्टिबाधितों के लिए ही ब्रेल लिपि बनाई गई है, इससे उनको शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं? निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं? जल्दी से सभी लोग कमेंट करें कौन कौन से हो सकते हैं। जिज्ञासा, स्वतंत्रता, अनुकूलनशीलता, उच्च स्तर की एकाग्रता, बारंबार अभ्यास की आवश्यकता, ये सभी इसके संकेतक हैं, रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक। अगला प्रश्न है, अभिकथन प्रभावी अधिगम के लिए केवल शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए, ना कि बच्चों को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तर्क है कि बच्चे निष्क्रिय श्रवण की प्रक्रिया के माध्यम से सर्वाधिक अर्थपूर्ण ढंग से सीखते हैं। बालक निष्क्रिय से नहीं, बालक सीखती है सक्रिय से, तो ये भी गलत हो गया। तो अभिकथन और तर्क दोनों ही गलत हैं, इसके डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अधिकथन और तर्क दोनों हैं, पढ़ के दोनों की आंसर निकालें आप। कौन सा आंसर आप लोगों ने निकाला है जल्दी कमेंट में डालें सभी लोग। शिक्षकों को विद्यार्थियों की ज़रूरतों के अनुसार उचित व उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए। ये बात तो सत्य है, लेकिन कथन है इसका, सीखना एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। अभिकथन और तर्क दोनों ही सही हैं इसके। शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक स्कूली कक्षाओं में बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए? जल्दी से बताएं किस प्रकार देखना चाहिए। शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक स्कूली कक्षाओं में बच्चों की सफलता को किस प्रकार से देखना चाहिए? बच्चों की कम योग्यता का प्रतिबिंबन, बिल्कुल भी नहीं। शिक्षकों की कम योग्यताओं का प्रतिबिंबन, ये भी नहीं। माता पिता की कम योग्यताओं का प्रतिबिंबन, ये भी नहीं। स्कूली तंत्र की कार्यशीलता का प्रतिबिंबन, इस प्रकार असफलता को देखना अच्छा होता है और देखना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम होना चाहिए, बताएं कैसा होना चाहिए अधिगम? जल्दी से बताएं। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम कैसा होता है? एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम निष्क्रिय और व्यक्तिगत नहीं होता है, सक्रिय और व्यक्तिगत भी नहीं होता है, लेकिन सामाजिक रचनात्मक कक्षा में सक्रिय और सामाजिक होता है। समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में
विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं, इसको क्या कहेंगे? जल्दी से कमेंट करें सभी लोग। समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, इसको कहते हैं साधन लक्ष्य विश्लेषण। क्या कहेंगे? साधन लक्ष्य विश्लेषण। अगला प्रश्न है अभिकथन और तर्क, दोनों हैं तो दोनों पढ़ें सभी लोग और इसका आंसर निकालें कि कौन सा आंसर है। अभिकथन शिक्षकों को बच्चों की मानसिक स्थिति व संवेगात्मक ज़रूरतों की उपेक्षा करनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद तर्क है कि अकादमिक अधिगम बच्चे के संवेगात्मक स्वास्थ्य से प्रभावित नहीं होता, ये भी गलत है, तो आंसर इसका डी। अगला प्रश्न है अधिगम को कैसे सुसाधित करना चाहिए? अधिगम को कैसे सुसाधित करना चाहिए? जल्दी से सभी लोग कमेंट करें, अधिगम को कैसे सुसाधित करना चाहिए? अधिगम को कैसे सुसाधित करना चाहिए? नकारात्मक पुनर्वरण देकर, भौतिक पुरस्कार देकर, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, ऐसा बिल्कुल नहीं। अधिगम को सुसाधित करना चाहिए अर्थपूर्ण खोज द्वारा। कैसे? अर्थपूर्ण खोज द्वारा। स्वयं के ज्ञाता होने के बारे में जागरूकता व समझ किस प्रक्रिया में शामिल है? किस प्रक्रिया में शामिल है? जल्दी से सभी लोग बताएं। स्वयं के ज्ञाता होने के बारे में जागरूकता व समझ किस प्रक्रिया में शामिल है? अनुबंधन, समावेशन, समायोजन, अधिसंज्ञान, तो यह संज्ञान अधिसंज्ञान में शामिल है। अगला प्रश्न है शिक्षकों में मान्यता रखनी चाहिए कि योग्यता है और विद्यार्थियों को तय करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जल्दी से बताएं इसका कमेंट कौन सा आंसर सही है, कमेंट में डालें जल्दी से सभी लोग। शिक्षकों में मान्यता रखनी चाहिए कि योग्यता वर्धिक है और विद्यार्थियों को महारत उन्मुखी लक्ष्य तय करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रेरणा और सीखने के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? प्रेरणा और सीखने के बारे में कौन सा कथन सही है? जल्दी से सभी लोग आंसर निकालें, इसका कौन सा सही हो सकता है? प्रेरणा और सीखने के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? सीखने में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है, ये गलत है। सीखना तब प्रभावी
होता है जब छात्र बाहरी रूप से प्रेरित होते हैं, ये भी गलत है। सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा हो। कैसी? आंतरिक अभिप्रेरणा से बालक प्रेरणा और सीखने के बारे में सक्रिय होते हैं। इस कथन का सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है, बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम कैसा होना चाहिए? जल्दी से सभी लोग बताएं, बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम कैसा होना चाहिए? बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होना चाहिए, वैश्विक से स्थानिक की ओर ये भी नहीं होना चाहिए, अमूर्त से मूर्त की तरफ ये भी नहीं होना चाहिए। तो बच्चों के जो प्राथमिक वर्षों में विकास क्रम है वो सरल से जटिल की तरफ होता है। कैसा होता है? सरल से जटिल की तरफ। अगला प्रश्न, भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? जल्दी से सभी लोग बताएं कौन सा है संवेदनशील काल भाषा विकास के लिए? भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? प्रसव पूर्वावस्था ये नहीं है, किशोरावस्था ये भी नहीं है, माध्यमिक बाल्यावस्था ये भी नहीं है। तो भाषा विकास के लिए संवेदनशील काल होता है आरंभिक बाल्यावस्था। अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? जल्दी से सभी लोग बताएं क्या कहेंगे। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं उसे समाजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समाजीकरण। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं व उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है? जल्दी से बताएं सभी लोग कौन सी एज है? संज्ञानात्मक विकास के चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं व उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है। संवेदी गामक 0 से 2 जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष? पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष होती है उम्र। मूल संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष होती है। औपचारिक संक्रियात्मक 11 से अधिक होती है। तो प्रश्न में पूछा है कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं व उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है? संवेदी चालक। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है? बताएं सभी लोग क्या दर्शा रही है वो बच्ची?
जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजी मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है, तो वह जीववाद। कोई भी निर्जीव वस्तु है, उसको यदि सजी मान ली जाए तो उसको कहते हैं जीववादी चिंतन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है? जल्दी से बताएं, लेव वाइगोत्स्की द्वारा कौन सी प्रतिपादित नहीं की गई थी संकल्पना? जल्दी से कमेंट करें सभी लोग। निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है? समीपस्थ विकास, पौड़, सामाजिक अंतःक्रिया, ये तीनों ही लेव वाइगोत्स्की के द्वारा संकल्पनाएं दी गई हैं, लेकिन स्कीमा संकल्पना ये जीन पियाजे के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही नहीं है? जल्दी से बताएं सभी लोग। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है? सही बताना है आपको, जल्दी से बताएं सभी लोग। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही नहीं है? विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, ये सही नहीं है। वांछनीय व्यवहार को इनाम, बढ़ावा, सजा देना, ये भी नहीं होना चाहिए। उद्दीपन व प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन, प्रोत्साहन, ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बताना है तो उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ आलम्बन देना चाहिए। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है? जल्दी से बताएं सभी लोग, कौन सी विशेषता है? कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है? अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाना जो सभी मानवता के लिए मान्य हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कानूनों और नियमों को बनाए रखने के लिए कर्तव्य पालन करना, ये प्रथम अवस्था नहीं है। दूसरों का स्नेह और अनुमोदन रखना, ये भी नहीं है। कोहल वर्ग के अनुसार प्रथम अवस्था बताना है तो नियम को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, ये प्रथम अवस्था के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में कैसी होनी चाहिए? प्रगतिशील कक्षा, जल्दी से बताएं, एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष कैसी होनी चाहिए? एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से
किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था? जल्दी से बताएं कि हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा कौन सी बुद्धि दी गई है। निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया है? विशिष्ट बुद्धि होती नहीं, वास्तविक बुद्धि होती नहीं, सामान्य बुद्धि भी नहीं होती। हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई थी भाषाई बुद्धि, जो कवियों में पाई जाती है। भाषाई बुद्धि, लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या करना चाहिए? जल्दी से बताएं सभी लोग, जल्दी से कमेंट करें कौन सा सही है। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, उसको प्रोत्साहित करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है, इसलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह क्या अर्थ दर्शाता है या क्या दर्शाएगा? बताओ। जेंडर भूमिका में लचीलापन, बिल्कुल भी नहीं। जेंडर में समानता, ये भी नहीं। जेंडर गतिशीलता, ये भी नहीं। ये दर्शाएगा जेंडर प्ररूप। अगला प्रश्न है, एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती? अनुबंधन नहीं कहलाएगी, उद्दीपन भी नहीं कहलाएगी, मानकीकृत भी नहीं कहलाएगी। इसे कहेंगे विभेदित निर्देश। विभेदित निर्देश। अगला प्रश्न है, सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या है? मानक संदर्भित परीक्षाएं, बिल्कुल भी नहीं। मानकीकृत परीक्षाएं, बिल्कुल भी नहीं। वस्तुनिष्ठ प्रत्याह्वान आधारित परीक्षाएं, ये भी नहीं। सामाजिक रचनावादी कक्षा में सहयोगात्मक परियोजनाएं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कक्षा में समान योग्यता वाले समूह वाले बनाने के लिए, रिकॉर्ड और रजिस्टरों को पूरा करने के लिए, शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य को पूरा करना, ये भी नहीं। अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, ज़रूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है? बहिष्करण का नहीं करता, प्रति
स्पर्धा का भी नहीं करता, नामीकरण व प्रतिकरण का भी नहीं करता, ये करता है समावेशन का। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है? विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना, प्रश्न में पूछा है कि क्या बढ़ावा नहीं देता है, तो ये तो देता है, लेकिन विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा देना ये भी करता है, लेकिन केवल प्रभावी संस्कृति के त्यौहार मनाना ये नहीं करता है। तो आंसर इसका क्या है? सी। अगला प्रश्न है, पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो किससे पीड़ित होते हैं? पठन वैकल्य से। किससे होती है? पठन वैकल्य से। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है? श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है? त्रिआयामी चार्ट और मानचित्र, ये दृश्य सामग्रियां हैं, ये सुनने में काम नहीं आती हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? खुले जवाब वाले मुक्तोत्तर प्रश्न पूछना चाहिए। अगला प्रश्न है, यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है उन्हें आगे बढ़ाया जाए। इसका सी आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चे कैसे सीखते हैं? चीज़ों को बनाकर व कार्य करके, पढ़कर व लिखकर, बोलकर व सुनकर, सोचकर व मनन करके। तो बच्चे सभी प्रकार से सीखते हैं। अगला प्रश्न, किस कक्षा कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे? शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति दें, इससे बालक बेहतर सीखते हैं। अगला प्रश्न है, जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है? इसको करता है अपनेपन को। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? समस्या समाधान की प्रक्रिया तार्किक सोच से होती है। किससे? तार्किक सोच से। बच्चों की भ्रांतियां व त्रुटियां बच्चों की सोच में झांकने के अर्थ मौके देती हैं। अगला प्रश्न है, इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई हैं तथा उनकी या उसकी रुचि की नहीं है। इसको कहते हैं आनंद नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे ऊबना।
क्योंकि रुचि नहीं है, ऊबना एक रुचि के अंतर्गत नहीं आती। डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चों में, इसका कथन है, अभी कथन दिया गया है कि बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए। ये तो गलत है। इनाम व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली हैं। ये भी गलत है। आंसर इसका है डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? सीखने को कौन सा प्रभावित करेगा? विद्यार्थियों की अभिरुचि, संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, सीखने सिखाने की पद्धतियाँ। ये सभी करती हैं। डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाते हैं? तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आज के यह प्रश्न है, 60 प्रश्न थे CDP पेडागोजी सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अनुष्का एकेडमी ग्वालियर जो चैनल है, इसको सभी लोगों सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी बहनों भाइयों को अनुष्का परिवार की ओर से धन्यवाद। नमस्कार सभी लोग।